नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई 2025 को टारगेट करते हुए मूल विधि की क्लासेस ले रहे हैं। इन मूल विधि की क्लासेस में अभी प्रेजेंट में आपका बीएनएस चल रहा है, जिसे हम भारतीय न्याय संहिता के नाम से जानते हैं, जो कि पहले आईपीसी के रूप में हुआ करता था, लेकिन अब 2023 से बीएनएस हमारे पास में आ चुका है। अब जो आपको सजा होती है वो इनके आधार पर होती है। ठीक है, आपको मतलब आपसे नहीं कह रहा बाकी का। अब बात करते हैं कि आपको अगर हमारे बीएनएस को बहुत अच्छे से समझना है, आपको थ्योरी बेस पढ़ना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बैच लेना पड़ेगा जिसका नाम है चाणक्य 2.0 बैच। और इस चाणक्य 2.0 बैच की खासियत क्या है कि इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाकर पढ़ाया जा रहा है और आपकी समझ को विकसित करने के लिए यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो उसके लिए आपको अलग से क्लासेस भी दी जाएंगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी भी टीचर से बात हो जाए, उनसे हम डाउट डायरेक्ट पूछ पाएँ, तो आपको ये सुविधा भी दी जाएगी, क्योंकि आपके पास में जो हेल्पलाइन नंबर है 8266981579 वाला, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और उस पर आप पूछ सकते हैं किसी भी टीचर से बात करनी हो उसके बारे में या कोई भी डाउट हो उसके बारे में। ये सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, पहले 599 में पढ़ाते थे, लेकिन अब आपको 99 रुपए में पढ़ा रहे हैं। तो भाई इतना ज़्यादा फायदा आपके लिए कर रहे हैं, तो आप 99 रुपए में एक बैच खरीद सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, चाणक्य 2.0 बैच। और ये बैच आपको यहाँ पर वर्दी दिला सकता है, ये बैच आपको यहां पर 2 स्टार दिला सकता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप इस बैच को खरीद लीजिए। यहां पर इसके लिए लाइफ टाइम एक्सेस, मैं अभी तक 2 सालों की वैलिडिटी दे रहे थे, अब आपको यहां पे लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाएगा, यानी लाइफ टाइम वैलिडिटी दी जाएगी। भाई 99 रुपए में आपको दोबारा कभी इसका कोर्स ही नहीं खरीदना है। तो इतना सस्ता बैच, इतना अच्छा बैच और इतना मासूम सा बैच आप इसे खरीद सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएं। बाकी आपको पता है मूल विधि पढ़ना है, तो मूल विधि पढ़ने के लिए आपको हमारे साथ में जुड़ना पड़ेगा, और जो साथी जुड़े रहेंगे उनका फायदा होगा, और जो जो साथी नहीं जुड़ेंगे उनका भी फायदा होगा। कहीं ना कहीं से तो जुड़े होंगे भाई, ऐसा नहीं है कि किसी को फेल करने की बात की जाएगी। बात करते हैं हमारा ये जो कोर्स है ये कहाँ से लेना है, तो आपके पास में एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है बाई एससी, और ये डाउनलोड करोगे आप प्ले स्टोर में जाके। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेते हैं, तो वहां पर आप बाई एससी ऐप पर डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले नए स्टूडेंट हैं तो रजिस्टर करेंगे। पहले कभी गलती से डाउनलोड कर लिया था और आप चाहते हैं कि अब इस गलती को सुधारा जाए, तो आप लॉग इन कर सकते हैं डायरेक्ट जाके। ठीक है, तो पहले रजिस्टर, नए हैं तो, और पुराने हैं तो लॉग इन कर लेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे बहुत सारे बैचेस दिखाई दे जाएंगे, जो बैचेस आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल का हो, चाहे वो आपका एसएससी जीडी का हो, चाहे वो आपके लिए ग्रुप डी का कोर्स क्यों ना हो, या फिर आपके लिए यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल, इसके अलावा दिल्ली पुलिस का, सारे बैचेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और आप एक जगह पर मात्र 99 में पढ़ लेंगे। भाई कोई भी बैच लीजिए 99 में मिलने वाला है। इससे सस्ता बैच, इससे अच्छा बैच, इससे बेटर बैच, इससे बेहतरीन बैच आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इतने सस्ते बैच में आपको उतने अच्छे लेवल का पढ़ाया जाएगा। आप एक बार डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि सर पता नहीं क्या वाकई जा रहे हैं, भाई डेमो क्लासेस ले लो। डेमो क्लासेस में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, और आप अदर से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन अब मैं कहता हूं कंपैरिजन से बेटर है कि आप यहां पे देखें कि हमने सीखा क्या। इसलिए मैं कहता हूं एक बार ट्राई करिएगा। बाकी जो साथी जुड़ते जा रहे हैं, त्रिषा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निशांत भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, गोमती भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जो साथी जुड़ चुके हैं एक बार शेयर और कर दीजिए, और शेयर करने के बाद ये क्लासेस आपके लिए कितने फायदेमंद होगी, क्योंकि आपके ही साथी आपसे बात करने आएंगे। भाई आपको और क्या चाहिए, अमिताभ बच्चन तो नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे अपने ही साथी चाहिए। आप उनसे बात भी करेंगे और आप उनके साथ में यहाँ पे मौज मस्ती भी करेंगे, और इसके साथ में आप आंसर भी देते जाएंगे, और फिर लास्ट में हमारा फीडबैक भी दे देंगे कि सर ये क्लासेस आपको, आपने जो पढ़ा है ये अच्छा था या फिर हमें खराब लगा, हम तो अपने में ही व्यस्त थे। ठीक है, हाँ जी भाई निशांत, तुम त्रिशा से नमस्ते कर लो पहले। ठीक है, बाकी का पता है बीएनएस चल रहा है, और अपने बीएनएस की बात करेंगे तो बीएनएस में मैं आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। और जब चैप्टर वाइज कोई चीज चल रही है तो वो ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं है किसी भी चीज को, और हम उसके आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो वहां से हमें पता चलेगा कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस बनते हैं। फिर उसके बाद में मिक्स क्वेश्चन करेंगे, तब हमारा जो लॉजिक है, हमारी जो क्रिएटिविटी है, वो निकल कर आती है। आपने कभी भी उसके चैप्टर समझे नहीं है और डायरेक्ट आप यहाँ पे डायरेक्ट प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, तो आपको चीजें उतनी अच्छी तरीके से नहीं आएंगी। इसलिए मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज कराना स्टार्ट किया था, और आप यहाँ पे हमारे साथ में चैप्टर वाइज सीरीज को कर रहे हैं। आईपीसी नहीं, हम यहाँ पे बीएनएस पढ़ रहे हैं। भाई बहुत सारे टीचर्स आपको आईपीसी पढ़ाई डालें, लेकिन मैं कहता हूँ हमारे लिए तो बीएनएस पढ़ना ना, बीएनएस आएगा ना, आईपीसी क्यों पढ़ना। कंपैरिजन आ सकता है लेकिन करेक्ट आपका आईपीसी नहीं आएगा, इसी बीएनएस पढ़िए मेरे साथ में। अब बात करता हूं कि यहाँ पे हम कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, कौन से चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और आपका अभी तक मैंने धारा 1 से लेकर
197 तक कंप्लीट करा दिया। धारा 1 से 197 तक की धारा क्या हो चुकी हैं, मैंने यहां पे लास्ट क्लासेस में कंप्लीट करा दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि अब इससे ज्यादा आगे पढ़ लें तो भाई अब इस क्लास से आपको जुड़ना है। तो मैं बता देता हूं कि हम यहां पे कौन से चैप्टर करने वाले हैं। तो सबसे पहले याद रखना कि यहां पे हमारे पास में जो चैप्टर रहने वाला है वो आज रहने वाला है 12, 13 और 14, यानी 11 चैप्टर में कंप्लीट करा चुका हूं। नहीं देखे, देख लेना, आगे आज की क्लास देख लो, उसके बाद देख लेना, ठीक है। हो गए यहाँ पे आ गई सबकी भाभी और ये पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि चैप्टर नंबर 12 जो है ये कहता क्या है। ये कहता है कि जो लोक सेवक है ना, जो हमारी सेवा में लगे हुए हैं, भाई पुलिस सेवा में लगी हुई है, तहसीलदार लगा हुआ है, और भी जो लोक सेवक हैं, इन सब से इनके द्वारा कोई अपराध हो जाए या इनसे संबंधित कोई अपराध हो जाए तो यहां पर चैप्टर का नाम आपसे पूछा जाए तो लोक सेवकों द्वारा, ठीक है, जो हमारे लोक सेवक होते हैं इनके द्वारा या इनसे संबंधित अपराध जो हैं वो हमारे चैप्टर नंबर 12 में आते हैं। याद रख लेना कि लोक सेवक के द्वारा अपराध जो होते हैं या लोक सेवक के द्वारा या उनके लिए अपराध जो होते हैं वो सब किस में आते हैं, चैप्टर नंबर 12 में आते हैं। अब मान लीजिए कि लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार की अवमानना हो जाए, कोई अवमानना हो जाए, भाई आपको समन भेजा था, आप आए नहीं, आपको यहां पे कोर्ट में पेश होना था, आप आए नहीं, तो भाई ये क्या है, ये अवमानना का दोषी है। तो यहां पर ये विधि पूर्व के लिए, अब मैंने कहा लोक सेवक हैं, लोक सेवकों के विधिपूर्ण, विधिपूर्ण का मतलब क्या है, यानी कानून के रूप में, ठीक है, विधिपूर्ण अधिकार जो होते हैं, प्राधिकार जो होते हैं, इनकी अवमानना कर दिया जाए, यानी कोर्ट में बुलाया नहीं गए, नहीं जा रहे, तो ये क्या है, ये अवमानना है। तो ये आपका किसकी, ये भी एक अपराध में आता है और ये अपराध आपका चैप्टर नंबर 13 में काउंट किए जाते हैं। फिर 14 क्या है, भाई आपने ऐसा किया कि किसी को बचाने के लिए ना आपने झूठे साक्ष्य रख दिए, झूठे एविडेंस दे दिए, झूठे यहाँ पे सबूत दे दिए, तो झूठे साक्ष्य वाला जो काम आएगा ये भी एक अपराध है। तो यहां पर लोक न्याय के विरुद्ध आपने क्या किया, आपने काम किया, तो ये भी आपका क्या है, अपराध है, ठीक है। तो यहां पर आप पर यहां पर कार्यवाही हो जाएगी। अब आपके माइंड में एक चीज और आएगी, सर ये चैप्टर जो है ना, यहां पे इनके लिए ना कोई धाराएं होंगी, वो धाराएं और बता दो। भाई जो धाराएं आज हम पढ़ने वाले हैं, जिन धाराओं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो धाराएं कौन सी हैं। 97 कंप्लीट कर लिया, अब हम 198 से पढ़ने वाले हैं। तो बेटा 198 से लेके 205 तक का जो प्रावधान किया गया है वो चैप्टर नंबर 12 में लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध के लिए किया गया है। और आपसे कहा जाए कि 206 से 226 तक के जो अपराध हैं, 206 से 226 तक की जो धाराएं हैं वो चैप्टर नंबर 13 के लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार की अवमानना के लिए रखे गए हैं। अब हम आज और क्या पढ़ेंगे, लास्ट जो है चैप्टर आज के लिए वो 227 से 269 तक रहने वाला है, जिसमें हम झूठे साक्ष्य रखते हैं। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीजें मैं पढ़ाने वाला हूं। मैंने आपको बता दी मैं आज कौन कौन से चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं, कौन कौन सी धाराओं से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आया हूं और किस प्रकार के क्वेश्चंस होने वाले हैं वो अभी आपके सामने आने वाले हैं। और जो साथी जुड़े हैं भाई, दिव्यांशी हैं, निशांत हैं, सभी जुड़ चुके हो, तो अब पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। भाई क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है, ये क्या कह रहा है भैया, बीएनएस का कौन सा अध्याय लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों का प्रावधान करता है। मतलब भाई लोक सेवक कौन होते हैं, भाई लोक सेवक क्या है, पुलिस आपकी सेवा कर रही है, लोगों की सेवा कर रही है, तो लोक सेवक है। तो अगर कोई सरकारी अफसर रिश्वत ले ले फिर क्या करें, तो क्या वो गलती है या अपराध है, तो भाई आप क्या कहोगे, ये सर कानूनी अपराध होना चाहिए। अगर कोई सरकारी अफसर हमसे रिश्वत ले रहा है तो वो सिर्फ नैतिक गलती नहीं है, वो एक कानूनी अपराध है। और यहां पे मैं बता दूं कि अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं ना, कि आईपीसी जो हुआ करता था उस आईपीसी में यहां पे धाराएं जो थी वो अलग अलग थी, यानी एक चैप्टर नहीं था, उसके लिए ना अलग अलग धाराएं अलग अलग चैप्टर में दी हुई थी, यानी हम कह सकते हैं कि फैला हुआ था, रायता फैला हुआ था। यहां पे जो इसकी परिभाषाएं जो दी हुई थी वो परिभाषाएं जो थी वो अस्पष्ट थी, यानी स्पष्ट रूप से भी नहीं लिखी थी, क्लियर भी नहीं लिखा था कि कौन दोषी होगा। तो यहां पर यह भी बात आ गई।
अब पब्लिक सर्वेंट जो होता है ना, इसका मतलब भी इन्होंने थोड़ा सा क्या किया, लिमिटेड रखा। तो ये हमारा क्या है, आईपीसी में सुधार किया गया। अब आईपीसी में सुधार किया गया तो इसका मतलब हम क्या लेके आए, हम तो बीएनएस ले आए। तो अब हम बीएनएस पर बात करेंगे। तो बीएनएस में क्या हुआ कि जो धाराएं हैं वो एक चैप्टर में, एक अध्याय में रख दी गई हैं। ठीक है, एक अध्याय में सारी लोक सेवकों से रिलेटेड धाराओं को एक जगह रखा गया है। डेफिनेशन को क्लियर रखा गया है, स्पष्ट रखा गया है। और स्पष्ट होने के साथ साथ भाई इसमें मॉडर्नाइज, यानी इसे आधुनिक तरीके से बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रिकल सबूतों की बात कर दें फिर कहेंगे ये तो हमारे में लिखा ही नहीं है, तो भाई इलेक्ट्रिक वाले सबूत भी तो इसमें डालने पड़ेंगे। तो इसलिए मॉडर्नाइज भी किया गया है। ठीक है, और यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं ना, कुछ अफसर ऐसे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं, या कोई ऐसा है जो साथी लोक सेवक है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, या फिर आप कहेंगे कि भाई डिजिटल ऑफिसर भी हैं, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो अब आपके सामने मैंने यहाँ पे तुलना बता दी, मैंने यहाँ पे कंपैरिजन बता दिया, लेकिन ये वो कहाँ रहा है, कौन से चैप्टर में हो रहा है? तो आप कहेंगे सर अभी अभी तो बताया है, चैप्टर नंबर 12 में हो रहा है, अध्याय नंबर 12 में हो रहा है। और इस 12 के अंतर्गत धाराओं की बात करेंगे तो धारा मैंने अभी बताई थी कि धारा नंबर 198 से लेकर 205 तक की धाराएं चैप्टर नंबर 12 में दी गई हैं, जो लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों का प्रावधान करता है। रिश्वत ले ली, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, पद का दुरुपयोग करना, भाई मैं अगर अफसर हूं तो मुझे पैसा दो, ये भी क्या है, दुरुपयोग में आता है। भ्रष्टाचार करने के लिए सामने वाले को उकसाना, झूठे साक्ष्य देना, दस्तावेज देना, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना, गलत डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना, ये सब आपका क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है। धारा नंबर 198 से 205 की श्रेणी में आता है। अध्याय नंबर 12 में आता है, जिसमें लोक सेवक से रिलेटेड जितने भी अधिकार हैं वो यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, हम 12 को 7 लिख देते, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया किया, 12 को 7 लिख दिया। ठीक है, तुम्हारी गिनती फिर कहां से स्टार्ट होती होगी? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, मान लो आपने ऐसा किया कि कोई घायल है ना, वो सड़क पर पड़ा हुआ है, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब अस्पताल बोले कि भाई ये तो पुलिस केस है। पुरानी फिल्मों में क्या होता था, यही तो होता था, भैया ये तो पुलिस केस है, हम एडमिट नहीं करेंगे, जब तक पुलिस नहीं आ जाएगी हम एडमिट नहीं करेंगे। लेकिन आज के टाइम में ये क्या है, इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। और यही आपसे पूछा जा रहा है कि बीएनएस की किस धारा के तहत लोग या प्राइवेट अस्पतालों द्वारा पीड़ित का इलाज न करना दंडनीय है। आप नहीं कह सकते कि ये पुलिस केस है, जब तक पुलिस नहीं आएगी हम इलाज नहीं करेंगे, हम एडमिट नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको यहां पे अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और आपको यहां पर जिम्मेदार भी होना पड़ेगा और इसके लिए आप पर सजा भी हो जाएगी। और यह हमारे पास में कोई ना कोई धारा है, तो धारा कौन सी है ये आपसे पूछा जा रहा है। जी गुरुजी, भाई गुरुजी नाम की कोई धारा नहीं है, यहां पे नंबर बताना है, कौन सा नंबर है। ठीक है, बताओ बताओ। है नहीं आंसर आ रहा, हंस ले पहले भाई, हंसना मना। यहाँ पे धारा नंबर की मैं बात करता हूं। अगर पीड़ित का इलाज नहीं किया गया, पीड़ित का इलाज न करना, किसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा या फिर हॉस्पिटल के द्वारा, तो यहां पर आपको सजा भी दी जा सकती है। तो इसके लिए हमारे पास में जो धारा है वो धारा नंबर कौन सी है वो आप बता दीजिए। तब तक मैं एक पॉइंट और बता देता हूं कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जो भी आपके पब्लिक वाले हॉस्पिटल हैं, जिन्हें आप सरकारी हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं, इसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। जहां पर भी वो व्यक्ति पहुंचाया गया है दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, दोनों ही जिम्मेदार होंगे। चाहे और वहां पे अगर कोई डॉक्टर भी मौजूद है तो वो डॉक्टर भी यहां पे जिम्मेदार होगा, उसको भी यहां पे सजा होगी। और ये सारी चीजें आपको कहां दी गई हैं, धारा नंबर 200 में। याद कर लेना, सेक्शन नंबर 200, पीड़ित का इलाज न करने पर सजा। अगर कोई घायल सड़क पर पड़ा है तो आप उसे छोड़कर नहीं जाएंगे, आप उसे लेके जाएंगे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल वाला उसका इलाज करने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक अपराध है, उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। सत्यशा देखकर आपको देखकर हंस रही थी भाई, मैं क्या जोकर लग रहा हूं जो मुझे देखकर यहाँ पे हंसी चल रही है? फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं भाई,
फर्स्ट टाइम पढ़कर भी तो चीजें आनी चाहिए ना। अब मैं बता तो रहा हूँ, फर्स्ट टाइम पढ़ो, सेकंड टाइम पढ़ो, थर्ड टाइम पढ़ो, फोर्थ टाइम पढ़ो, ठीक है। लेकिन आप जब पढ़ेंगे तभी तो आपको आंसर आएंगे, तभी तो मैं आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। याद कर लेना, रट लेना कि धारा नंबर 200, कोई घायल पड़ा हुआ है सड़क पे, इश्क वाला घायल नहीं, ठीक है। जो इश्क के रोगी हैं वो सड़क पर पड़े हुए हैं पी पा के, उनकी बात नहीं कर रहे, कबीर सिंह की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, उनकी बात की जा रही है जो वास्तव में एक एक्सीडेंट के तौर पर यहाँ पे पड़े हुए हैं अस्पताल वाले, अगर उनके लिए मना कर देते हैं। नहीं सर, आपको देखकर नहीं हंस रहे, खुश हो रहे। बच्चा, हंसी और खुश होना अलग अलग चीज है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे कहता है कि अपना अस्पताल चलाने वाला एक प्राइवेट डॉक्टर ए, मान लो ए, मैं किसी का नाम ले लेता हूं, डॉक्टर हैं यहाँ पे दिव्यांशी, ठीक है। अपना अस्पताल चलाने वाले एक डॉक्टर दिव्यांशी एसिड, ना ना ये रहने दो, एसिड वाली बात आ गई छोड़ो। अपना ए है, एसिड हमले के शिकार बी को चिकित्सा उपचार देने से इनकार कर देता है। यानी एक डॉक्टर है, वो क्या करता है, जो एसिड हमले का जो शिकार हुआ है, जो भी पीड़ित है, उसका इलाज करने से, उसकी चिकित्सा करने से मना कर देता है। तो क्या ए बीएनएस के तहत उत्तरदायी होगा, दोषी होगा या फिर अपराधी होगा? तो बताओ किस धारा के तहत उसको यहां पे सजा दी जाएगी। तो अब तो हम इंजेक्शन खाएंगे, अच्छा लगाएंगे बोलेंगे, खाएंगे कैसी बातें कर दी, इंजेक्शन खाएंगे। हम क्वेश्चन पढ़ के हंस रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के हंसो। डॉक्टर साहब नमस्कार, यहाँ पे बात आती है कि अपना अस्पताल चलाना है, अपना अस्पताल चलाना है, और चलाने के लिए आपने क्या किया कि आपके पास में कोई पीड़ित आया, और पीड़ित आया तो आपने क्या कह दिया, चाहे वो एसिड से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सीडेंट से रिलेटेड हो, कोई भी चीज हो, आपने यहाँ पे क्या किया है, इलाज से इनकार किया है। मान लो आप उसका क्या नहीं कर रहे, आप उसका इलाज नहीं कर रहे, और ये क्या है, यही तो अपराध है कि आप यहाँ पे जिम्मेदार हो उस चीज के लिए। आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हो, आप अगर पब्लिक हॉस्पिटल में हो, तब भी आपका काम है ड्यूटी, ड्यूटी आपकी है कि विक्टिम को ट्रीट करना, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, फिर क्या होगा, तो आप पर लग जाएगी धारा। कौन सी धारा? जो अभी मैंने बताई थी, धारा 200। तो धारा 200 के तहत आप एक दोषी हो, इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाई अगर धारा 200 के तहत अगर दोषी मान लिया गया और उनको सजा हो गई, तो सर कितनी सजा होगी? तो बेटा याद रखना कि उस व्यक्ति को 1 वर्ष का कारावास हो सकता है। क्या हो सकता है? 1 साल की सजा हो सकती है, जेल में गुजारनी पड़ सकती है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपको जुर्माना लगा दिया जाए कि बेटा जुर्माना लगा देते हैं, अगली बार में ऐसी चीजें नहीं हो सकती। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नहीं नहीं नहीं, आप ज्यादा बड़े दोषी हो, इसलिए आप ना जेल भी जाओगे और आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। धारा 200 के तहत किसी का इलाज ना करना एक अपराध है, किसी का इलाज करने से मना कर देना अपराध है। आपकी ड्यूटी है, तो ड्यूटी टू ट्रीट विक्टिम, चाहे आप पब्लिक डॉक्टर हो, चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर हो, आपको इलाज करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो गया तुक्का, भाई गलत तो होगा ही, गलत होगा कि इंजेक्शन खाओगे, इंजेक्शन लगाने वाली बात पे आप इंजेक्शन खा रहे हो, तो गलत तो होगा ही, जब आप इंजेक्शन का ही नहीं पता कि क्या करना है। सर आपसे तो इंजेक्शन भी लगवाना मंजूर है भैया, मैं डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ, पता चला कि मैंने कहीं और यहाँ लगाना स्टार्ट किया तो लगा ये हाथ इतना बड़ा होके लेके गए हो। ओली मैया, चलो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 4 पे। 4 क्या कहता है? अब यहाँ पे आते हैं हम अगले चैप्टर पे। चैप्टर नंबर कौन सा है वो आप बताइएगा। कहता है बीएनएस का कौन सा अध्याय लोक सेवकों के विधिक अधिकार की अवमानना का प्रावधान करता है? अब आप कहेंगे सर विधिक अधिकार का मतलब बता दो। मैं कहूंगा कि कोई व्यक्ति है, सरकारी आदेश आया और आदेश का उसने क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया, मैं नहीं जाने वाला। ये बदतमीजी नहीं है, ये अपराध है। मान लो क्या किया, आपको कोर्ट ने क्या कर दिया, समन भेजा, ठीक है, आपको कोर्ट ने समन भेजा, और समन भेजने पर आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है, आपने समन की अवहेलना कर दी, आपने समन लेने से इनकार किया, एक अपराध कर दिया है। अब मैं अगर ये कहूं कि आप यहां पे कोई सरकारी आदेश आया, मान लो कोई सरकारी आदेश है, उस सरकारी आदेश का पालन नहीं किया, आदेश का पालन नहीं किया,
उस स्थिति में भी क्या होगा, ये भी एक अपराध माना जाएगा कि किसी लोक सेवक के द्वारा वो आपको आदेश दिया गया है, आप वहां पर उस आदेश को नहीं मान रहे हो। ठीक है, अब मान लो सरकारी संपत्ति है, या तो आप उस पर कब्जा करके बैठे हो, या फिर आप सरकारी संपत्ति पर कोई चीज, कोई दुकान खोल कर बैठ जाते हो, तो वहां पर क्या होगा, ये भी उसकी अवमानना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी एक आपका यहां पे अपराध होगा, ये क्राइम होगा। अगर आप यहां पे कोर्ट जाने से मना कर देते हो, या कोर्ट ने कोई तारीख दी और उस तारीख पे आप पहुंचे ही नहीं, तो कोर्ट में उपस्थित होने से मना कर रहे हो, तो कोर्ट में उपस्थित होना भी आपका एक अपराध है। ठीक है, तो अब आप बताओ, ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो, गलत जानकारी दे रहे हो, ये सारा आपका क्या है, विधिक अधिकार की अवमानना है, कानून की अवमानना है। इसलिए आपको इस पर सजा हो सकती है। और ये हमारा चैप्टर नंबर किस में दिया गया है, चैप्टर नंबर हमारा 13 में दिया गया है, और इसमें 13 दिया ही नहीं है। ठीक है, तो आप बढ़ा लेते हैं, चैप्टर नंबर 13 में दिया है, तो ये कर दिया हमने ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी के तहत कौन सा है, अध्याय आपका 12 हो चुका है, अध्याय नंबर 13 है। और यहां पर अध्याय नंबर 13 में धाराओं की बात की जाएगी, तो धारा नंबर 206 से स्टार्ट होती है, 226 तक इसके अंदर रहती है। तो ये चीजें आप याद कर लेंगे। ठीक है, दिव्यांशी ने 12 बताया था, मैंने उस चीज को भी मान लेता हूं कि हाँ ठीक है, धारा आपका अध्याय 12 जो दिया गया है वो 13 है। ठीक है, हो सकता है मिस्टेक कर दियो, 13 आपका अध्याय। राधे राधे भाई हर्ष, दिव्यांशी, हर्ष, त्रिषा, इसी के साथ में सभी का आंसर आ चुका। तुक्का हो गया, ठीक हूँ, आप कैसे हो भैया, मैं भी ठीक हूँ, तुम दूसरे से कह रहे हो लेकिन मैं अपना बता दूं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आए। बताओ जल्दी से बताओ, तुक्का सही हो गया, बहुत बढ़िया बात है यार। अब तो तुम्हें यार यहाँ पे कानून की समझ हो चुकी है, कानून की जानकारी हो चुकी है, तुक्के तुक्के सही जाने लग गए हैं। इसका मतलब ये है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, या फिर तुक्के लगाने की बात कर रहे हो तो मैं अच्छा कहाँ पढ़ा रहा हूँ फिर। त्रिशा, लाली, राधे राधे बाजी, लाला लाली सब यही हैं तुम्हारे हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। 5 क्या कहता है, यानी ऐसे समझ लीजिए, कोई विटनेस ऐसा है जो बार बार कोर्ट बुलाया जा रहा है। भाई विटनेस है, गवाह है, तो गवाह को बार बार कोर्ट बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है, गवाही दे दो भाई, गवाही नहीं दे रहे हो तो आप वहां पर भी दोषी हो जाओगे। तो ये भी हमारे पास में लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, ये को सेक्शन बताना है। ए एक साक्षी के रूप में जिला न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने के लिए विधिक रूप से बाध्य है। अगर आप विटनेस हो तो आप विधिक रूप से, कानूनी रूप से न्यायालय में, कोर्ट के सामने, जज के सामने उपस्थित होना अनिवार्य है। ये बाध्य लिखा हुआ है। परंतु 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 जानबूझकर उपस्थित नहीं हो रहा है तो आपने अपराध कर दिया। आपको बार बार बुलाया जा रहा है, आप नहीं जा रहे हो, आपने अपराध कर दिया। आप उसके विटनेस हो, आप उसकी गवाह हो और पहुंच नहीं रहे हो तो आपने अपराध कर दिया। और इसकी परिभाषा कहां दी गई है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना कि धारा नंबर 208 में ये सारी चीजें दी गई हैं। तुक्का सही हूं? ठीक है, तो बेटा यहाँ पे पढ़ाई पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा धारा नंबर 208 में ये सारी चीजें दी गई हैं, जहां पर आप कोई विटनेस है वो बार बार कोर्ट के बुलाने पर ना आए। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि धारा नंबर हमने 205 अभी पढ़ ली, 206 की बात करते हैं, तो यहां पर मान लो आपने समन भेजा, मान लो आप पर कार्रवाई होने वाली है, तो आप क्या कर रहे हो, इससे बचने की कोशिश कर रहे हो। और बचने की कोशिश में आप क्या करते हो, भाग जाते हो, किसी को लेके नहीं, इससे बचने के लिए। ठीक है, बचने के लिए आप क्या हो जाते हो, फरार हो जाते हो। तो याद रखना ये भी आपका एक अपराध है, आपको फरार नहीं होना है। अब बात करते हैं कि 206 के बाद में मान लो 207 की। तो धारा नंबर 207 क्या कहती है कि मान लो समन होने, आपके ऊपर कार्रवाई होने वाली है और कार्यवाही को रोकने का प्रयास करना। तो मैं यहां पे बताता हूं कि आप पर जो समन भेजा था उस वजह से आप पर कार्यवाही हो रही है, तो कार्यवाही पर यहां पर रोकना। तो कार्यवाही की जो प्रोसेस है जिसे हम तामील कहते हैं, उस तामील को रोकना। ठीक है,
तामील को रोकना भी एक अपराध कहलाता है, ये आपका अपराध की श्रेणी में आता है। अगर मैं ये कह दूं कि भाई धारा नंबर 208 क्या कहती है, तो 208 के लिए मैं बता चुका हूं कि अगर आप लोक सेवक के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं, यहां पे क्या होगा, लोक सेवक के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपने अपराध कर दिया, यानी उसका भी आपको पालन करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। सर सारे नियम कानून जानने के बाद हम अपने केस खुद लड़ सकते हैं। हाँ भाई, तुम अपने केस खुद ही लड़ लेना। तो इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पे ये कहना चाहते हो कि हम अपराध करने वाले हैं और हम कानून जान जाएंगे, उसके बाद तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, केस लड़ लेंगे अपने। भाई यहाँ पे केस लड़ने की जो बात कर रहे हो ना, इसमें एक चीज़ जान लेना कि हम यहाँ पे अपराध की जब श्रेणी में आ जाते हैं तो आप जब अपना केस लड़ने भी जाओगे ना, तो आपके खिलाफ ना बहुत सारे लोग होंगे। इस चीज़ को डील वही अच्छा कर सकता है जिसे पूरी तरह से समझ है, जिसे झूठ बोलना आता हो, जिसे समझ में आता हो कि हाँ इस जगह के कैसा झूठ बोला जाएगा, किस प्रकार से बातों को घुमाया जाएगा। ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं तो कितने भी आप पहुंच जाना तब भी नहीं आप लड़ पाओगे। लो मर्डर केस गलत लोगों को पढ़ा रहा हूँ मुझे लगता है। कल को ऐसा ही हो गया कि सर सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। हाँ बेटा, कानून पढ़ाया था तूने, आ जा, मर्डर ही होगा तेरे में। क्वेश्चन नंबर आता है 6। ये कहता है कि बीएनएस की कौन सी धारा लोक सेवक को लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालने पर दंड का प्रावधान करती है। अभी मैंने क्या बताया कि अगर यहां पर आप कार्यवाही को रोकने का प्रयास करते हो तो वो 207 के तहत एक अपराध है। अब मैं यहां पे बात करूं कि कोई पुलिसकर्मी है ना, अब अगर एफआईआर दर्ज करने जा रहा है, अब पुलिसकर्मी को आप रोक दे रहे हो, तब तो आप वहां पे फरार हो रहे थे, अब आपकी एफआईआर पुलिसकर्मी करने जा रहा है और आप जानबूझकर उसे रोक दें तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। तहसीलदार आपके ऊपर कार्रवाई करने जा रहा है, आप उसे रोक दें, ये भी एक आपका कानून के तहत आप क्या कर रहे हो, अपराध कर रहे हो। अगर लोक सेवक अपनी ड्यूटी निभाना चाह रहा है तो आप उसे रोक दें तो भी ये क्या है, तो ये भी एक अपराध है। भाई फिल्मों में तो दिखाते हैं कि पुलिसकर्मी जा रहा था एफआईआर करने, उसकी एफआईआर उठाया, एफआईआर फाड़ डाला। या फिर आप देखेंगे कि एफआईआर वो करने जा रहा है, उसे जाने ही नहीं दे रहे कि भाई तू एफआईआर करेगा नहीं। तो ये फिल्मों तक ही सीमित है, रियल में ऐसी चीजें नहीं होती हैं। तो जब कोई पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभाना चाहता है, कोई लोक सेवक अपनी ड्यूटी निभाना चाहता है, आप उसे रोकने का प्रयास करते हो, आप उसमें बाधा डालने का प्रयास करते हो, तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। और यहां पर धारा नंबर 221 के तहत वो कानूनी अपराध है। डी आंसर बताया है त्रिषा शर्मा ने, बिल्कुल सही आंसर दिया है। आप यहां पे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, लेकिन अगर यहां पे मैं ये कह दूं ना कि लोक सेवक को चोट पहुंचा दी, भाई आपने पुलिसकर्मी को मार लगा दी। आपने देखा होगा बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं भाई फिल्मों में, भाई फिल्मों की बात करते हैं, फिल्मों में क्या आता है, भाई एक पुलिसकर्मी को वो मार ही जा रहा है, तूने मेरी एफआईआर लिखी, अब तू गया, अब तू देख तेरा क्या गेम बजाता हूं। तो ये सारी क्या है, आप उसे चोट पहुंचाने की बात करते हो। लोक सेवक को चोट पहुंचाने की बात करते हो या फिर चोट पहुंचाने की धमकी देते हो, तो ऐसी स्थिति में आप पर कार्रवाई होगी। क्या वो धारा 221 के तहत होगी, तो आप यहां पे चेंज कर लेंगे, नहीं, ये वाली जो धारा है वो 224 है। तो धारा 224 के तहत लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी देना भी एक अपराध है, और अगर आप बाधा डालते हो तो वो धारा 221 के तहत अपराध है। लोक सेवक का अपनी सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालते हैं तो 221 के तहत अपराध है, और उसे चोट पहुंचाने की धमकी देते हैं तो 224 के तहत अपराध है। आया समझ, मेरा सही है वो, हाँ तुम्हारा सही है वो लाला। ठीक है, अब आपके आंसर नहीं आ रहे, क्यों क्यों क्योंकि आपके यहाँ पे क्या है भाई, अब चीजें दिमाग से निकल रही हैं, हमें इतनी चीजें पता ही नहीं है क्योंकि पढ़ाया ही नहीं गया है। आप 10 जगह जा रहे हो, वहां पे ये चीजें पढ़ी ही नहीं है, वहां पे अभी भी आईपीसी चल रहा है। इसलिए कहता हूँ थोड़ा सा ध्यान दो, चीजों को समझो, और यहाँ पर वही चीज आपको पढ़ाई जाएगी जो अपडेटेड है। अब आपसे कह दे, कोई कहे इंस्पेक्टर अगर एफआईआर लिखी तो अंजाम बुरा होगा, होता था फिल्मों में, कोई आता था सीधा कहता था इंस्पेक्टर अगर एफआईआर अगर तूने लिख दी ना तो अंजाम बुरा होगा। तो यहां पर वही बात आती है,
बीएनएस की कौन सी धारा लोक सेवक को क्षति पहुंचाने की धमकी देने पर दंड का प्रावधान करती है? नेक्स्ट प्लीज। रोहित गंगवार बता रहे हैं नेक्स्ट। भाई रोहित गंगवार बता दो यार, तुम अभी जुड़े हो। अब मैंने यहां पे बताया क्या कि कोई इंस्पेक्टर से कहता है कि अगर एफआईआर लिखी तो अंजाम होगा, तो इसका मतलब है कि लोक सेवक को क्षति पहुंचाने की बात हो रही है, लोक सेवक को उसकी विधिक शक्ति के प्रयोग से रोकने की बात की जा रही है, उसे भयभीत करने की बात की जा रही है, उसे क्षति पहुंचाने की धमकी दी जा रही है, तो यह भी एक अपराध होगा बेटा। 228 नहीं होगा, धारा 225 के तहत होगा, क्योंकि 224 में क्या था, अभी पढ़ा था हमने धारा। दब 224 को मैंने पढ़ाया था, क्या बोला था कि अगर उसे चोट पहुंचाने की धमकी दी जाएगी, ठीक है, आप यहां पे क्या कर रहे हैं, लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी देते हैं, तो धारा 224 होगी, और उसकी विधिक शक्ति के प्रयोग से रोकने का भी काम कर रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं और उसे क्षति पहुंचाते भी हैं, तो वो आपका धारा 225 के तहत अपराध होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। पढ़ो इसको। हिमांशु यादव, नमस्कार भाई हिमांशु। रोहित मेरो गलत है को, हाँ तुम्हारा गलत है को रोहित भाई, वो तुमने ओवर कॉन्फिडेंस में बोल दिया था ना कि सर 228 हो गया, निकलो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ गए तुम। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। अब मान लो आपने देखा होगा कि फिल्मों में दिखाया जाता है, आज फिल्म से ही लेके पढ़ते हैं, कोई अदालत में ना झूठी गवाही दे दे। एक हीरो होता है और एक विलन होता है। हीरो कोई अपराध कर देता है, मान लो हीरो अपराध नहीं करता, विलन अपराध कर देता है, तो विलन अपराध करता है, शुरुआत होती है तो उसको झूठी गवाही दी जाती है, तो झूठी गवाही में विलन को बचाया जाता है। तो अगर कोई अदालत में झूठी गवाही दे दे, क्या झूठी गवाही से जेल हो सकती है? क्या झूठी गवाही एक अपराध की स्थिति है? बिल्कुल है। और ये आपका अध्याय आता है कौन सा, ये हमारे पास में एक अध्याय है, एक चैप्टर है, इस चैप्टर में धारा 227 से लेकर धारा 227 से लेकर 269 तक का प्रावधान किया गया है। 227 से 269 तक का प्रावधान इस चैप्टर के अंदर किया गया है। न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर दिया आपने, कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया उसका उल्लंघन कर दिया आपने, ना सबूत भी छिपा दिए, आपने किसी को मार पीट करके उसके कपड़े वपड़े जला के आपने क्या कर दिया, छिपा दिया। आपने देखा होगा एक फिल्म आई थी दृश्यम, दृश्यम में क्या होता है, उस जो इंस्पेक्टर होती है उसके लड़के की बॉडी को पुलिस थाने में ही छिपा दिया जाता है, तो क्या कर दिया आपने, उस सबूत को छिपा दिया। तो यहां पे क्या है, आप उसको गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह करने की स्थिति को हम यहां पे कहते हैं, वो भी हमारा अपराध आएगा, वो मिथ्या साक्ष्य का अपराध होगा, वो लोक न्याय के विरुद्ध अपराध होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अध्याय नंबर 14। तो अध्याय नंबर जो 14 है इसके तहत ये कार्यवाही की जाएगी। तो चैप्टर नंबर 14 में मिथ्या साक्ष्य की बात की गई है, चैप्टर नंबर 14 में झूठी गवाही की बात की गई है, चैप्टर नंबर 14 में सबूत छिपाने की बात की गई है, चैप्टर नंबर 14 में न्यायालय को गुमराह करने की बात की गई है, और चैप्टर नंबर 14 में न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने की बात की गई है। धारा नंबर 227 से 269 तक का प्रावधान है इसके अंदर। कोर्ट का गुमराह करना, एविडेंस से छेड़छाड़ कर लिया अगर किसी ने। विकास शर्मा दिव्यांशी को बता रहे हैं, गुड, बहुत बढ़िया। विकास शर्मा मैं पढ़ा रहा हूं भाई, मेरे को बताओ गुड। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, अगर मान लो को कहते हैं ना, गीता की कसम खाइए, आप जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, तो गीता पर हाथ रखकर यहां पे क्या कह देते हैं कि सर मुझे कुछ याद नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब यहां पर होता क्या है कि सीसीटीवी की कैमरे हैं, और सीसीटीवी में दिख रहा है कि उस व्यक्ति को सब पता है, लेकिन वो झूठ बोल रहा है, वो कह रहा है मुझे याद नहीं है, तो वो भी एक अपराध है। ये झूठ होगा और अपराध होगा, ये यहां पर आप पर कार्रवाई हो सकती है। और वो आपके यहां पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन के तहत बताना है कि जो कोई विधिक रूप से शपथ द्वारा आबद्ध है या घोषणा देने के लिए बाध्य है, उसे मिथ्या साक्ष्य देने वाला तब कहा जाएगा, यानी कोई व्यक्ति अब बाध्य है, उसने कहा था कि हाँ मुझे याद है, मैंने किया है, मैंने देखा है, मैंने सामने, मेरे सामने ये मर्डर हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वो बाध्य हो गया। लेकिन अब वो जा रहा है ना शपथ लेकर, वो कर देता है मना, मुझे नहीं पता भैया, अपना अपना देख लो, तो ऐसी स्थिति में वो एक अपराधी है। तो यहां पर आपके पास में 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। और डी बताया है त्रिशा ने, हिमांशु बता रहे हैं डी। सिर्फ मेरा
भैया विकास शर्मा, लैंग्वेज को थोड़ा सा देखो, तुम क्या बोल रहे हो? पापा पापा हो गया पास, पता नहीं किसका पापा पास हो गया, क्या कह रहे हो यार? साहब को नहीं लगता गलत सबसे पहले पार्लियामेंट में? भैया पार्लियामेंट में पढ़ानी चाहिए, बिल्कुल पढ़ानी चाहिए। पार्लियामेंट ने पढ़ानी क्या, पार्लियामेंट वाले पास कर देते हैं, फिर उसे वो खुद नहीं पढ़ते। भाई उसके बाद में फिर वो ऐसे ऐसे गुनाह कर देते हैं, वो खुद दोषी होते हैं, लेकिन क्या है कि उन्हें सारी चीज़ें पता होती हैं कैसे बचना है, क्योंकि इनके पास में पैसा है। भले ही एक बात को हम कह सकते हैं कि भाई पैसे से नहीं, न्याय से चीज़ें होती हैं, लेकिन न्याय नहीं होता, रियल में न्याय नहीं होता। पैसा न्याय है, पैसा है तो न्याय है, पैसा नहीं है तो न्याय नहीं है। लेकिन उनको पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलो इसकी बात करते हैं। मान लो वह एक कथन करता है जो मिथ्या है। मैंने कहा कि कथन तो सच है, ठीक है। मैं कह रहा हूं ना, कथन जो था ना, उसका जो कथन है वो सच है, ठीक है। अब होता क्या है, गवाह जो होता है ना, गवाह, गवाह उस कथन को झूठ बोल देता है, ठीक है। यानी जो कथन था कि भाई तूने देखा था, तेरे सामने ही मर्डर हुआ था, अरे उसने इस चाकू का यूज किया था, ये इस गली में किया था, वो सब सच है। लेकिन गवाह कहता है मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है, उसे झूठ मानता है। तो क्या होगा, इसे मिथ्या साक्ष्य की यानी गलत साक्ष्य, गलत सबूत देने की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए पहला आपका सही है, ठीक है। दूसरा कहता है वह एक कथन करता है, वो अपना एक स्टेटमेंट देता है जिससे वह मिथ्या मानता है। मान लो कथन है झूठा, मान लो लोग उससे ही कह रहे हैं कि तूने देखा है, ठीक है, कथन है झूठा, किसी से मर्डर हुआ है, ये सब चीजें कहता है। लेकिन गवाह जो है ना, गवाह जानता है कि वह झूठ है। तो ऐसी स्थिति में गवाह भी जानता है कि वो झूठ है, लेकिन क्या है, वो कथन झूठा है और गवाह जानता है कि झूठ है, तब भी एक मिथ्या साक्ष्य की श्रेणी बनती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही हो जाएगा। यानी ए और बी सही हो गए, इसका मतलब दो ऑप्शन सही नहीं हो सकते, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही होना चाहिए, उपरोक्त सभी। और सी क्या कहता है, चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं। कहता है कब एक ऐसा कथन करता है जिसे वह सत्य नहीं मानता। अब यहां पे क्या है, अब वो यहां पे कह रहा है कि वो जो कथन है ना, वो जो बोला गया था, मैं उसे सत्य मानता ही नहीं हूं, जबकि वो झूठ है, ठीक है। तब भी आप यहां पे क्या हो जाओगे, आप मिथ्या वाली श्रेणी में आओगे। और मिथ्या वाली श्रेणी यानी मिथ्या साक्ष्य देने के लिए आपके पास जो धारा है, वो धारा नंबर 227 है। 227 के तहत आप किसी भी व्यक्ति को झूठा करार नहीं कर सकते। 227 के तहत आप झूठे साक्ष्य नहीं रख सकते हैं। तो मिथ्या साक्ष्य देना को परिभाषित किया गया है, गलत सबूत देने को भी परिभाषित किया गया है धारा नंबर 227 में। इतनी बात समझ में आई? विकास आपके पाप क्या हो गया? भाई मुझे तो पता ही नहीं चल रहा क्या बातें चल रही है, मैं अपना पढ़ाने में बिजी हूँ, पता नहीं क्यों बिजी हूँ। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, तुम लोगों की बातें पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, और मुझे भी वही चीज़ें समझ में आएंगी क्या चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। न्यायालय कोर्ट में मिथ्या साक्ष्य देने पर दंड का प्रावधान है। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, आपने वहां पे देखा होगा। अब क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं आपने क्या देखा होगा, गोविंदा के द्वारा यहाँ पे गलत केस ले लिए जाते हैं और वहां पे विलन का साथ वो देता है। पुलिस के सामने वो झूठ बोलता है, सही गवाह को भी झूठा साबित कर देता है। अब आपने क्या कर दिया, पुलिस के सामने झूठ बोला, ठीक है। आपने पुलिस के सामने तो बोल दिया झूठ है। पुलिस के सामने अगर आपने झूठ बोला है ना, तो वो माना जाएगा कि ठीक है वो झूठ है। लेकिन भाई अगर आप कोर्ट के सामने बोलते हो, कोर्ट के सामने झूठ बोलते हो, तो बेटा वो अपराध है। पुलिस के सामने तो चल जाएगा, लेकिन कोर्ट में झूठ बोलना एक अपराध की श्रेणी है, अपराध में रखा जाता है, अपराध का प्रावधान दिया जाता है। अब आप पर यहाँ पे कार्रवाई हो सकती है, और कार्रवाई में 7 वर्ष का कारावास हो सकता है, आप पर 10,000 का जुर्माना भी लग सकता है। तो बेटा 7 वर्ष का कारावास और 10,000 का जुर्माना लगता है जब आप झूठ देने पर दंड की बात करते हैं। तो दंड दोगे तो क्या दंड दोगे कि 7 वर्ष का कारावास हो सकता है आपको, और इसके साथ में आपको 10,000 का जुर्माना भी देना पड़ेगा अगर आप झूठी गवाही देते हुए पकड़े जाते हैं। तो आपको वहां पर क्या करना है, आपको वहां पर सही साक्ष्य रखने हैं। अब मैंने क्या बोला कि हमारे पास में ना कई सारी धाराएं हैं। चलो आपको मैं सारी धाराओं बताने की कोशिश करता हूं। धारा नंबर 227, धारा नंबर 228, 27 में अभी हमने क्या देखा था, झूठा साक्ष्य देना। हमने देखा
कि आप ना झूठा साक्ष्य दे रहे हो, आप यहाँ पे एविडेंस जो है वो गलत दे रहे हो। फिर मान लो आपने क्या किया, आपने झूठे साक्ष्य अपनी तरफ से बना लिए, तो झूठा साक्ष्य गढ़ना यानी अपनी तरफ से भी बनाना, ये भी एक अपराध है और अपराध आता है धारा नंबर 228 में। लेकिन अब आपको यहां पे सजा की बात की जाएगी, तो झूठे साक्ष्य के लिए और आपको सजा की बात की जाएगी, तो ये कहां लिखा है, तो झूठे साक्ष्य के लिए सजा जो दी जाती है वो धारा नंबर 229 के तहत दी जाती है, जो मैंने यहाँ पे सजा के रूप में लिखा है। ये जो आपको सजा के रूप में मैंने बताया, ये धारा नंबर 229 में लिखा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लाइव क्लास है भैया, कौन कह रहा है क्लास का रिकॉर्ड है? हाँ जी भैया, हर क्लास बिल्कुल रिकॉर्ड है तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम्हारे लिए हमने क्लास रिकॉर्ड की है, बाकी सब हमारे साथ में पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। और क्लास अगर मैं आज से भी आगे बताऊं तो 230 जो है मृत्युदंड की सजा के लिए झूठे बोलना, अगर आजीवन कारावास के लिए झूठ बोलना, किसी व्यक्ति को गलत साक्ष्य देने के लिए धमकाना, ये सब हमारे पास में अपराध आते हैं। हाँ जी बिल्कुल भाई, हर्ष वर्मा तुम सही कह रहे हो, रिकॉर्डेड क्लास है, मैं तुम्हारे कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, मैंने क्लास में रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ए यह जानते हुए कि बी ने जेड की हत्या की है। ठीक है, ए जानता है, ए यहां पे क्या है, ए यहां पे एक विटनेस है और इसको पता है, इस विटनेस को पता है कि बी ने यहां पे जेड की हत्या की है। क्या कर दिया, यानी बी ने यहां पे जेड की हत्या कर दी और ये बात इसे पता है, तो ये बी को दंड से बचाने के लिए मृत शरीर को छिपा देता है। ये क्या कर रहा है भैया, मृत शरीर को छिपा रहा है, मृत शरीर को छिपा देता है। तो बीएनएस की किस धारा के लिए तहत उत्तरदायी है भाई, एक बार बताओ। ए को पता था, और ए को पता था तो बी ने जेड की हत्या कर दी है, अब वो शव को छिपा दे ताकि सबूत ना मिले, तो ऐसी स्थिति में ए भी अपराधी है, भले ही उसने मर्डर नहीं किया। उसने यहाँ पे कार्यवाही को क्या किया, गलत जानकारी देने का प्रयास किया है, कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश की है, अपराध के सबूत गायब करने की यहाँ पे कोशिश की है, और इसके तहत आपने भी अपराध किया है। भले ही आपने मर्डर किया नहीं था, लेकिन आपको भी दंड मिलेगा, और ये दंड कितना होगा, एक को 7 वर्ष का जुर्माना हो जाएगा, 7 वर्ष का कारावास हो जाएगा, और इसके साथ में उसे भी जुर्माना भी देना पड़ेगा। ये भी याद रखना, भले ही आपने मर्डर नहीं किया लेकिन सबूतों से छेड़छाड़ कर दी है, सबूतों को छिपाने की कोशिश कर दी है, तो सबूत छिपाना भी, सबूत को गायब करना भी, गलत जानकारी देना भी धारा 238 के तहत अपराध है। ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही हो जाएगा। सब बात इतना कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है रिकॉर्डेड है सर। अब भाई एक बार बताओ, सब बातें कर रहे हैं तो मैं उनकी बातों में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दूं? भाई वो यहाँ पे कोई कोई भी बातें कर रहे हो, मैं क्या करूं, सामने वाला पढ़ रहा है, जिसके आंसर देना है वो आंसर देता है। ठीक है, बाकी का मैं किसी की बातों पे इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा। कई लोग ऐसे भी कमेंट कर देते हैं जो मेरे लिए भी होते हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो मैं इन चीज़ों पर ध्यान क्यों दूँ? मुझे पढ़ाना है, मेरी ड्यूटी है, और मैं उस कमेंट पर फोकस करूंगा जैसे तुम्हारे पर किया, और इसका आंसर देना जरूरी बनता है। भाई मैं बाध्य थोड़ी हूँ, इसलिए कह रहा हूँ जो पढ़ना चाहता है वो अच्छे से पढ़े, जिसको यहाँ पे पढ़ने के टाइम पे भी ऐसा लगता है कि मुझे इससे बात करनी चाहिए, बस वो बात कर ले। ठीक है, टाइम आउट दो। दिव्यांशी से तुम नाइट में आना। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, चलो मैं कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका आपको आंसर देना है। अब मैं पोल लगा दे रहा हूं जिससे आपको चीजें समझ में आए। बताओ कितने लोग इसका सही आंसर देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, जो कोई साक्ष्य को जिसका मिथ्या होना या गढ़ा होना वह जानता है भ्रष्टता पूर्वक उपयोग में लाएगा या प्रयत्न करेगा, वह दंडित किया जाएगा। इतनी टफ लैंग्वेज दे रखी है,
तो यहाँ पे टफ लैंग्वेज क्या कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं भैया, मैंने पोल लगाया था ये कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे सीधा सीधा कहता है कि कोई भी साक्ष्य है जिसका मिथ्या होना यानी गलत होना या गढ़ा हुआ होना का मतलब होता है कि बनाना, मनगढ़ंत बातों को बनाना। पहले आपको कंपैरिजन पता हो, मैं एक तरफ लिख देता हूं जो सच है, ठीक है, और एक तरफ लिख देता हूं जो मिथ्या है, जो गलत है। ठीक, सच है तो वो क्या होगा, वास्तविक घटना पर आधारित होगा, सच वाला तो वास्तविक घटना पर आधारित होगा। मिथ्या वाला क्या है, ये झूठा होगा, सब जानते हैं झूठा ही होगा। मनगढ़ंत होगा, बिल्कुल मन के द्वारा बनाया गया होगा, या फिर इसको ना तैयार किया गया होगा, अब लैब में तैयार नहीं किया होगा, दिमाग में तैयार किया गया होगा, या फिर हो सकता है कि इनके वकीलों के द्वारा इसका तैयार किया गया हो, वो हो गया मिथ्या सच। ठीक है, यहां पे भरोसा जीतना होता है, यही भरोसेमंद होता है। ये अपराध है भाई, ये अपराध है अगर आपने यहाँ पे झूठा साक्ष्य दिया है। ये क्या है, न्याय करता है, ये न्याय में सहायक है, ये बाधा है न्याय में। तो आप यहाँ पे ये जाने कि झूठा सच और मिथ्या में क्या फर्क होता है, सभी जानते होंगे, लेकिन अब ये बात कहाँ लिखी गई है, तो धारा नंबर 232 में यहाँ पे दिया गया है कि किसको दंड देना है मिथ्या साक्ष्य के लिए, किसी व्यक्ति को गलत साक्ष्य के लिए धमकाना धारा नंबर 232 के तहत अपराध है, किसी व्यक्ति को झूठे साक्ष्य का उपयोग करना धारा नंबर 233 के तहत अपराध है, गलत प्रमाण पत्र जारी करना या फिर हस्ताक्षर करना तो धारा नंबर 234 के तहत अपराध है। तो 232 का मतलब क्या है, गलत साक्ष्य देना, ठीक है, गलत साक्ष्य देना, इसके लिए धमकाना। 233 का मतलब क्या है, गलत साक्ष्य का उपयोग करना। अगर आपने झूठे साक्ष्यों का उपयोग भी किया है ना, तो यह भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये धारा नंबर 232, 33, आपका यहां पे आंसर क्या है। त्रिषा, आप शर्मा होके शर्मा से ऐसे बोल रही है, कौन शर्मा, किसकी शर्मा भाई, ए दिया है 40% लोगों ने, बहुत ही बढ़िया। ठाकुर ओम सेन जुड़ चुके हैं हमारे साथ में भाई, जय श्री कृष्णा भाई, जय गुरुजी, मतलब विकास। आगे बढ़ते हैं, लो पोल दिया था, 5 लोगों पे आंसर नहीं निकले, बातें करते हो, पोल दे दो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर पोल तुम्हारी ये है कि तुम पढ़ते नहीं हो, यही तुम्हारी पोल है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अब मान लो आपने अपराध कर दिया, भाई अपराध कर दिया, आप लोग अपराधी हो, पढ़ नहीं रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ रहे हो, तब भी अपराधी हो। अपराध छुपाने के लिए सबूत जला दें, यानी आपने अपराध किया, आपने क्राइम कर दिया और आपने ना सबूत जला दिए, पुलिस को झूठी खबर दे दी कि नहीं नहीं हमारे पास सबूत नहीं है, तो वो अपराधी माना जाएगा। याद रखना, साक्ष्य छिपाना भी अपराध है, मिथ्या सूचना देना भी अपराध है, गलत जानकारी देना भी अपराध है। तो यहां पर याद रखना, किसी ने हत्या की और दोस्त होता है ना, दोस्त, वो दोस्त ने क्या किया, खून से जो सना कपड़ा था उसको जला दिया, यानी सबूत को खत्म कर दिया। मिथ्या सूचना का मतलब है कि दोस्त ने वो क्या किया, अपराध हुआ था कहीं, बता दिया कहीं, तो ये भी क्या है, मिथ्या सूचना देना। तो यहां पर बोला जा रहा है कि साक्ष्य छिपाना और मिथ्या सूचना देना, गलत जानकारी देना, दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं। और यहां पर कोई भी हो, दोस्त हो, कोई भी हो, मैं कहता हूं कोई भी हो, अपराधी माना जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बीएनएस की कौन सी धारा अपराध के साक्ष्यों को विलोपन करने या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए, मिथ्या सूचना देने के लिए दंड का प्रावधान करता है। तो मैंने क्या बताया था कि हमारे पास में बहुत सारी धाराएं हैं। अभी हमने देखा था कि 232 के तहत यहां पे साक्ष्य गलत देना है और 233 के तहत साक्ष्य को गायब करना है। तो जब आप गायब करने की बात करोगे तो धारा 238 के तहत आप सबूतों को क्या कर रहे हो, सबूत गायब कर रहे हो। तो गायब सबूत करना भी एक अपराध है, तो धारा 238 के तहत ये अपराधी माना जाएगा। अगर आप जानकारी देने में जानबूझकर चूक करते हैं तो धारा 239 के तहत अपराधी माना जाएगा। और अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो धारा नंबर 240 के तहत आपको अपराधी माना जाएगा। तो यहां पे मैंने क्या कहा कि आप यहां पे क्या कर रहे हो, जानकारी देने में जानबूझकर, यानी जानबूझकर गलत जानकारी दे रहे हो। ठीक है, जानबूझकर गलत जानकारी दे रहे हो। अब मान लो वो आपका बहुत आपका 240 के तहत यहां पे वो भी अपराध माना जाएगा। याद रखना, ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। कौन ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, हमको याद है, पर हर कोई एक जैसा नहीं होता। वाह जी वाह,
यहाँ तो सोशल वाली बातें चल रही हैं, मैं यहाँ पे अपराध बता रहा हूँ, यहाँ पे अपराधी की बातें चल रही है। कोई ऐसा नहीं होता, जब मिल जाएगा ऐसा फिर हम क्या है उसको नीले ड्रम में भर देंगे और फिर हम भी एक दिन अपराधी बन जाएंगे। और अपराधी बन जाएंगे तो हमें यहाँ पे धाराएं पता हैं कि हम कौन सी धारा के तहत दोषी होंगे और हमें उसकी सजा भी पता है, क्योंकि मनीष सर ने ये सारी चीज़ें बता दी थी। और एक दिन मनीष सर खुद मिलेंगे ऐसे ही, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की बात करते हैं कि कोई व्यक्ति कोर्ट केस में व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी फुटेज या ईमेल एविडेंस को डिलीट करवा दे। अब भाई केस करता है, केस करने के टाइम पे क्या होता है ना, व्हाट्सएप की चैट को डिलीट कर देते हैं भाई, सब डिलीट फॉर एवरीवन, एक बार में ही सब खत्म। ठीक है, सीसीटीवी जो फुटेज होती है ना वो उस डेट की डिलीट कर देते हैं। हमारे पास में मेल होगा ना, मेल को भी डिलीट कर दिया। ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं। और जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं तो इनमें अगर आप छेड़छाड़ करते हो तो ये भी एक अपराध है। भाई आपने देखा होगा ना सिंघम में वो आता है एफआईआर क्यों फाड़ा, एफआईआर क्यों फाड़ा, तो इसका मतलब क्या है, एफआईआर जो लिखा गया था वो फिजिकल एविडेंस था। क्या था, वो फिजिकल एविडेंस था। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं भाई तुमने चैट डिलीट क्यों किया, तो वो क्या है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। तो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास में अगर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, अभिलेख है या साक्ष्य है, तो आप उसे पेश करने के लिए, निवारित करने तो नष्ट करते हैं, यानी हमने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। लो, डिलीट कर दिया। तो डिलीट करने पर क्या होगा, आप यहां पे अपराधी होंगे। तो दस्तावेज को सबूत के तौर पर पेश करने से रोकने के लिए उसे नष्ट कर देना, उसे यहां पे फाड़ देना, इसे यहां पे डिलीट कर देना, ये हमारे पास में धारा नंबर 241 के तहत अपराध है। इसलिए इसके लिए भी आपको दंड मिल सकता है कि कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप हो, सीसीटीवी फुटेज हो, ईमेल हो, पेन ड्राइव हो, ये सारी चीजों को हटा देता है, हटाने का प्रयास करता है, तो ऐसी स्थिति में आप भी अपराधी की स्थिति में आते हैं, आप भी अपराध करते हैं, तो आपको धारा 241 के तहत दंड का प्रावधान किया जाता है। आप पर 241 के तहत कार्रवाई होगी, याद रखना अगर ऐसा किया हो कभी तो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। हमें लगा कि आप जंगल से हो, फिर अलग प्लेन। भाई यहाँ जंगल प्लेनेट, यहाँ बात है पता नहीं कौन सी, भाई दूसरे प्लेनेट पे यहाँ पे ऐसी धाराओं का यूज ही नहीं होगा, है ना। अब आते हैं जमानत पर बाहर आने के बाद। अब मान लो आपको ना जमानत पे बाहर कर दिया, भाई बहुत से अपराधी होते हैं उनको जमानत पे बाहर कर दिया जाता है। अब आपसे कहा जाना है कोर्ट में ना इस डेट को पेश होना है, आप पेश ही नहीं हुए, आप आए ही नहीं। आपने यहाँ पे बेल तो ली, लेकिन बेल होने के बाद आप कोर्ट में ही नहीं आ रहे हो, तो ये भी एक अपराध आता है। ये गैर हाजिरी जमानत की शर्त का उल्लंघन करना है। इसलिए याद रखना क्वेश्चन नंबर 15 यही कहता है कि बीएनएस की कौन सी धारा जमानत पत्र या बंद पत्र पर छोड़े गए, यानी जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर ना होने पर दंड का प्रावधान करती है। अगर आपको यहाँ पे शर्त के साथ छोड़ा गया है कि आपको सारी तारीख करनी है और आप सारी तारीखों पर आते ही नहीं हैं, कोर्ट में पेश होते ही नहीं हैं, ऐसी स्थिति में आप पर गैर हाजिरी जमानत की शर्त का उल्लंघन अपराध होता है। तो याद रखना, गैर जमानती शर्त, गैर जमानती शर्त या गैर जमानती नहीं, गैर हाजिरी, आपने तो हाजिरी नहीं दी ना, गैर हाजिरी जमानती शर्त का उल्लंघन है। और ये जो उल्लंघन है ना, ये उल्लंघन आपका धारा 269 के तहत है। आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के तहत दोषी हैं, धारा 269। अरे सर यहाँ तो ब्रेकअप की बातें चल रही हैं, क्यों होना भी जरूरी है, मैं कमिंग सर। हाँ जी गीता देवी तुम आ जाओ, तुम भी यहाँ पे आके इनसे बातें कर लो। कल मेरी वाली मुझे गाली दे रही थी, भाभी निशान तुम्हारा यही है, ये बहुत बढ़िया। भाई ये भी मैं बता दूं कौन सी तरह से उसने अपराध किया है, एक बात याद रखना, अपराध अपराधी तुम ही हो फिर। चलिए, क्लास यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दी है। क्लास में 15 क्वेश्चन में आज लेके आया था। चैप्टर नंबर यहाँ पे
11, 12, 13 और 14 कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार से आप चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को एनालाइज करके पढ़ाया जाए, तो आप यहाँ पे हमारे साथ में चाणक्य 2.0 बैच से जुड़ सकते हैं। ये बैच आपको मात्र 99 रुपए में मिल रहा है। इसकी कीमत ही 99 कर दी गई है। आप जब चाहें तब ले सकते हैं, मात्र 99 रुपए में। लेकिन हाँ, ये याद रखना कि एग्जाम से पहले ले लेना। पता चला एग्जाम के टाइम पे लेके कह रहे हो कि सर हमने तो आज ही लिया है, कल एग्जाम है, हम पास ही नहीं हो पाए। भैया इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करें। बाकी प्लेटफॉर्म नहीं, शुरू होते ही खत्म सर हो गया सर, अभी आया था बेटा, तुम लेट आए थे, मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। ये क्लास रोजाना 12 बजे स्टार्ट होती है और 12 बजे से आप हमारे साथ में 1 बजे तक जुड़ सकते हैं। बाकी बाईएससी ऐप पर फिर जुड़ना चाहते हैं तो आप बाईएससी ऐप डाउनलोड करके जो भी कोर्स लेना चाहते हैं उन कोर्सेज को ले सकते हैं। अभी आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे वो आपका यूपीएसआई के लिए चाणक्य बैच हो, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस के लिए वॉरियर बैच हो, चाहे वो आपका यहाँ पे साइंस स्पेशल बैच हो, या फिर आपका यहाँ पे कांस्टेबल के लिए बैच चलाया गया हो, और या फिर आप एसएससी सीजीएल के लिए ऑफिसर बैच में जुड़ सकते हैं। तो सारे बैच आपके लिए बहुत सस्ते इजी तरीके से यहाँ पे आप ले सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। सारे टीचर आपको अच्छे लेवल पे पढ़ा रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे जो जुड़े हैं, गीता देवी, दिव्यांशी, निशांत, हर्ष, विकास और जो भी त्रिषा हैं, तो आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप यहाँ पे आते हैं, अपनी बातें करते हैं, इसके लिए आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, आप अपने और साथियों को जोड़ सकते हैं, और आप यहाँ पे पढ़ाई के अलावा बातें खूब कर सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी बातें कर सकते हैं। ठीक है, आपको पूरी छूट है। और क्या बताओ। इसके अलावा भाई आप सभी को यहाँ पे थैंक यू, आप हमारे साथ में इतनी देर जुड़े रहे। भले ही आपने कानून सीखा नहीं सीखा पता नहीं, लेकिन हाँ इतनी देर तक आप हमारी क्लास में जुड़े रहे, इसके लिए हमारा थैंक यू देना बनता है। और इसी प्रकार से आप हमारे साथ में रोजाना जुड़ेंगे और ये क्लास आपको रोजाना 12 बजे मिलती रहेगी, जिसमें मेरे द्वारा आपको मूल विधि का सेशन लिया जा रहा है। ये मूल विधि का सेशन आपके यूपीएसआई के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएसआई के एग्जाम में सबसे ज्यादा अच्छा वेटेज जो है वो इसी का रहता है। तो हमें कानून की समझ होनी चाहिए, कानून की जानकारी होनी चाहिए। अगर कानून की जानकारी है तो हमारे लिए एग्जाम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप अवेयर हैं सारे कानून के लिए। ठीक है, तो रोजाना हमारे साथ में 12 बजे जुड़ें। भाई यहाँ पे मैंने ये कहा है बातें करो, बकवास नहीं करनी है। एक बात और याद रखो, बातें करना अलग होता है, बकवास करना अलग होता है। तो बकवास के तहत मैं आपको कानून के तहत बता दूंगा कौन सा कानून लगता है फिर, ठीक है, वो भी एक अपराध है। ठीक है, इसी प्रकार से फिर से ऐसी आप बातें करते रहेंगे, बातें, सिर्फ बातें, बकवास नहीं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।